देखो, आज पवार साहब क्या जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग में उद्धव ठाकरे जी का दल और हम और शरद पवार जी ऐसे बैठे थे। और हमारे साथ जो अलायंस है, जो हमारे मित्र पक्ष है, जो उनको भी हम लोग साथ लेके चलने का हमने एक मंसूबा बनाया। आज अंबेडकर साहब के तरफ से भी संदेश आया है और ये सब बातों पे चर्चा शुरू हो चुकी है। मुझे लगता है कि एक दो दिन में हमारा ये अलायंस का पूरा पिक्चर क्लियर होगा और एक बड़ा संगठन दल महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी का आगे बढ़कर 48 जगह जो है महाराष्ट्र की पार्लियामेंट की, उसी 48 जगह को महाविकास आघाड़ी का गठबंधन कैसा जीते उसका प्लानिंग हमने बनाया है। कैंपेन कैसे करने का, कैसे कैसे, क्योंकि ये पांच इसमें स्टेज पे ये चुनाव होने जा रहे हैं और ऐसे समय में उसका पूरा प्लानिंग की आज मीटिंग हुई और गठबंधन का ये 2 दिन में क्लियर हो जाएगा। देखो, बैठ के बात कर रहे हैं हम लोग, चल रहा है, उसमें चर्चा चल रही है, वो जब अंतिम होगा तब हमें बताएंगे। देखो, ये चुनाव प्रक्रिया है, आप सब जानते हो। ये चुनाव प्रक्रिया में जो सबसे शक्तिशाली दल जो देश का है, नहीं तो दुनिया का है, ऐसा बोलने वाले महामहिम स्वयंभू विश्वगुरु का भी अभी तक महाराष्ट्र में अलायंस अभी क्लियर नहीं हुआ है। तो सुनो ना, मैं हमारी बात कर रहा हूँ ना, तो जब हमको सवाल पूछते तो उनका भी हम आपको थोड़ा ध्यान आकर्षित करते हैं आपका। तो हमारा ये कहना है कि ये चुनाव प्रक्रिया है, उनका हो या हमारा हो, थोड़ा ये अलायंस के इसमें थोड़ा प्रॉब्लम होते ही है, तो वो 1-2 दिन में हम लोगों का क्लियर हो जाएगा। देखो, हमारी जो जगह है हम लोगों ने क्लियर की थी, उसमें की हमने किया है, उसके आगे हमने लोगों ने किया नहीं है। तो जो जगह हमारी क्लियर हुई थी उसमें किया है। हम लोग भी तो ज़्यादा सीटों पे कर सकते थे, लेकिन जब तक वो सभी सीटों पे जब तक प्रॉपर डिस्कशन नहीं होगा, मुंबई में अभी डिस्कशन हुआ, कई जगह पे डिस्कशन नहीं हुआ है, तो जब तक ये पूरा क्लियर होगा वैसे वैसे सीटें डिक्लेयर होंगी। कुल कितनी सीटों पर अब तक क्लियरिटी हो चुकी है, उसके बारे में बताइए। पास में सभी जगह पे हुई है। वो आपको कहा है कि हमारी जो मित्र पक्ष है उनसे भी बात शुरू हुई है। आपका सर 15, 16, 17, 18, 19 कितनी क्लैरिटी हुई है, वो आप प्लीज बता दें तो बेहतर। मैंने कहा कि देखो, मैं आपको एक कह रहा हूँ, एक स्पष्ट कह रहा हूँ, आप उस बात को आप लोग घुमा रहे हो। हमने स्पष्ट आप लोगों से कहा है कि जैसे प्रकाश आंबेडकर जी का दल है और हमारे सपा है, कई दल हमारे साथ है, उनसे भी, कम्युनिस्ट है, उनसे सबसे बात चल रही है और उसमें बैठकर ये सब, क्योंकि हमें एक मजबूत गठबंधन हमारा महाविकास आघाड़ी का ये चुनाव में महाराष्ट्र में सामने जाए और 48 जगह सीट जो है वो सभी सीटों पे कैसा हम जीत सकते हैं उसका प्लानिंग हमने किया है। उमरेड के विधायक छोड़ सकते हैं पार्टी और रामटेक से उनको उम्मीदवारी मिल सकती है, शिंदे सेना से ऐसी जानकारी है। क्या आप लोग की बात हुई राजू पारवे से, उनका क्या कहना है? राजू पारवे परसों के दिन आपके साथ थे, हमारे साथ थे। आप कोई चैनल उसको चला रहा था और वो बता रहा था कि मैं तो इधर ही हूँ। तो ये चर्चा का विषय चलते रहेगा। अभी हमने कहा कि इलेक्शन कि एक बार टिकटों का महायुति में भी फाइनल होने जान दो, तो देखो कैसे कैसे पोला फूटता है उधर भी। तो ये सब बातें तो अब चलती रहेगी, इसमें कोई छुपा नहीं है, ये सब बातें चलती रहेगी। किसी को दबाव में है, किसी को प्रलोभन है, ये सब चलते रहेगा। तो ये सब मामले स्पष्ट होगा। चलो मराठी। आज पवार साहेब, काँग्रेस पक्षाच्या वतीनं आम्ही आणि उद्धव ठाकरे साहेबांकडून संजय राऊत आम्ही सगळेजण बसलो आणि त्याच्यामध्ये आमचे जे अजून मित्र पक्ष आहेत त्यांच्यासोबतही त्या ठिकाणी बोलणी सुरू झालेली आहे आणि याच्यामध्ये सामोपचाराने या सगळ्या जागांची क्लॅरिटी होईल आणि एक मजबूत महाविकास आघाडीचं गठबंधन महाराष्ट्रात जाऊन 48 जागा कशा जिंकता येईल याच्यावरचं आम्ही आज चर्चा केलेली आहे। प्रचाराच्या दृष्टिकोनातून
सगळेजण एका मंचावर कुठं कुठं प्रचाराला जायचं, कुठल्या सभा करायच्या, त्याच्यावरचंही एक डिस्कशन आमचं झालेलं आहे. तो पण प्लॅन आम्ही बनवणं सुरू केलेला आहे. तुम्ही नितीन राऊत असतील, विजय वडेट्टीवार असतील, ते राज्यात जर्मनी सक्रिय नेते होते, तेच लोकसभेचे उमेदवार असतील का? एक अशी चर्चा आहे की तुम्हाला थेट दिल्लीत पाठवून राज्यामध्ये विलीनीकरण करायचे काही माझ्या बाकी काँग्रेसचे नेते सत्ता द्यायचे किंवा ताकद द्यायचा काही प्रकार सुरू आहे. हे चुनाव प्रक्रिया आहे, त्याच्यामध्ये निवडणुकीच्या प्रक्रियेमध्ये आखरी प्रत्येक सीट आम्हाला जिंकायची आहे. त्याच्यासाठी ज्या जागा आम्हाला मिळतील त्या जागेवर आम्ही जिंकलो पाहिजे, त्या पद्धतीचा हायकमांड निर्णय घेत आहे. त्याच्यामुळे विधानसभा हा वेगळा भाग आहे. आता रेवंत रेड्डी हे खासदार होते तेलंगणामध्ये, राज्याचे मुख्यमंत्री झालेत. त्याच्यामुळे या सगळ्या गोष्टीचं या निवडणुकीच्या प्रक्रियेमध्ये कुठला अर्थ लागत नाही. त्यावेळेच्या निवडणुका ज्या ज्या येतात त्या निवडणुकांमध्ये त्या वेळेची व्यवस्था निर्माण केली जाते आणि हायकमांड त्याच्यावर सगळं लक्ष ठेवून असतं. असं तुमच्या टी व्हीवर चर्चा आहे. नाही नाही, असे तुमच्या टी व्हीवर चर्चा आहे. अजून त्या चर्चेचं अंतिम स्वरूप जेव्हा काँग्रेस पक्षाकडून ॲथेंटिक यादी जाहीर होईल त्यावेळेस आपल्याला कळेल. मला काय, मी पार्टीचा सिपाही आहे. पार्टीच्या आदेशाचं पालन करणारा मी कार्यकर्ता आहे. मागच्या वेळेस नागपूरला निवडणूक लढायला सांगितली, मी लढली आणि मजबूतीने लढली. हे तर आपल्याला सगळ्यांनाच माहिती आहे. त्याच्यामुळे जे काही पक्षाचे आदेश येतील त्याचं पालन करणं एक पक्षाचा सिपाही म्हणून माझं काम आहे. अनेक आमदारांना लोकसभेवर घ्यायची तयारी काँग्रेसकडून करण्यात येते. काँग्रेसकडे लोकसभेसाठी उमेदवार आमदारच हवा असा एकंदरीत अजेंडा तयार केला का? कोणी सांगितलं तुम्हाला? आणि कालच्या ज्या काही यादी आपण पाहिली असेल त्याच्यामध्ये तो आमदार पण नाही आहेत काही लोक. मूळ प्रश्न आहे की ज्या ज्या ठिकाणी जे जे मेरिट आहे, जे सर्वेमध्ये नावं आलेली आहेत त्याच्या आधारावर आम्ही घेतलेला निर्णय आहे. आणि आमचा निर्णय जवळपास सगळ्यांनीच त्याला मान्य करतात आहे. जे काही नावं टेंटेटिव्ह आलेली आहेत त्याच्याप्रमाणे 1-2 जागेमध्ये जे आहेत अजूनपर्यंत मी तेच सांगतो तुम्हाला की जी चाचपणी तुमच्या माध्यमातून जे बाहेर आलेली आहे त्याच्यामध्ये 100% ते बरोबर आहे असं मी मान्य करत नाही. त्याच्यामध्ये काही बदलाव तुम्हाला पाहायलाच मिळेल. पण त्याच्यामुळे ही जी काही चाचपणी तुमच्या माध्यमातून झालेली आहे ती आम्हाला पॉझिटिव्ह आलेली आहे. मी तुम्हाला 90%. उद्धव ठाकरे सांगलीच्या दौऱ्यावर आहे. सांगलीचे जिल्हाध्यक्ष विक्रम सावंत यांनी भूमिका मांडलेली आहे की उद्धव ठाकरे यांच्या सभेला स्वतः किंवा काँग्रेस पक्षाचे कार्यकर्ते जाणार नाहीत. एकीकडे इंडिया आघाडीचा सभा होत असताना अशी भूमिका कुठंतरी पक्षाला किंवा महाविकास आघाडीला फटका बसणारे आहे का? ज्या जागेमध्ये अजूनही चर्चा पूर्ण झाल्या नाहीत त्या जागेमध्ये कुठल्याही अलायन्सच्या लोकांनी जाऊ नये एवढं एक त्याच्यामध्ये प्रिन्सिपल असतं. आज त्यांचं पूर्ण महाराष्ट्रात ठाकरे साहेबांचा दौरा चाललेला आहे. योगायोगाने ते सांगलीला चालले असतील, काही काम असेल त्यांना दुसरं, तर त्याच्यामुळे स्वाभाविक आहे की ते स्वतः जातात आहेत. कशासाठी जातात तो त्यांचा प्रश्न आहे. सांगलीच्या जागेवर अनेक चर्चा चालू आहे. 2014-2019 ला तुम्हाला माघार घ्यावी लागली होती आणि 2019 ला तर तुमचा कॅन्डिडेटच दुसऱ्या चिन्हावर होता. यंदा तुम्ही पुन्हा काँग्रेसच्या चिन्हावर लढवण्याची तयारी करताय. पण ठाकरेंकडूनही उमेदवार स्वघोषित झालेला आहे. स्वघोषित आहे ना, तुम्हीच सांगितलं ते स्वघोषित आहे. त्याला तुमची मान्यता नाही असं म्हणावं. स्वघोषित तुम्हीच सांगितलं. उद्धव ठाकरेंनी घोषित केलंय. नाही त्याने नाही मराठी चल रहा है. नहीं मराठी चल रहा है. मराठी चल रहा है. महाविकास आघाडीमध्ये समन्वय नाही का? सांगली लोकसभा निवडणूक ही तुम्हीच लढवणार हे स्पष्ट आहे का? दुसरी गोष्ट संजय निरुपम ज्या जागेसाठी आहेत मुंबईत त्याचा स्टेटस काय आहे? कारण त्याच्यावर सुद्धा ठाकरे गटाचा दावा जो येतो. तुम्हाला तेच सांगितलं, तुम्ही फिरवताय तिथल्या तिथं. आम्ही तुम्हाला एकदम स्पष्ट सांगितलं आम्हाला फिरवता येत नाही. आम्हाला जे सांगताय ते सरळ सांगता येतं. आमचं अजून आमच्या मित्रपक्षाशी चर्चा चालू आहे. थोड्याशा जागेचा अदलाबदला होईल ते तुम्हाला मगापासून इंडिकेशन देतो आहे. तर ते तुम्हाला सांगतो. तर तुम्ही येऊन जाऊन ते लढणार की नाही, ते लढणार की नाही, तुमचं महाआघाडीमध्ये एकमत आहे की नाही, हे असे प्रश्न तुम्ही विचारताय.
तुम्हाला मी जे सांगितलं ही लाईन आमची बरोबर आहे आणि हे आम्ही ठरवून सगळ्या पक्षाचे लोक आम्ही हे मांडतोय. वंचितच्या सोबत सात जागांचा जो फॉर्म्युला खुल्या पद्धतीने दिला गेला होता, हे खरगे साहेबांना त्यांनी प्रकाश आंबेडकरांची भूमिका मांडायला सांगितली होती. 2 दिवस झाले काँग्रेसकडे त्या संदर्भात एक स्पष्ट आज आम्ही तुम्हाला सांगितलं की त्यांचं आमचं बोलणं झालेलं आहे. म्हणजे विशेष करून आज जयंत पाटील त्यांच्यासोबत बोललेत, मिसेस आंबेडकर पण बोलल्यात आणि त्याच्यामधून आता मार्ग काढतो आम्ही आणि त्या सकाळी बसून आम्ही सगळे लोक तिघही, आम्हाला सेपरेट नाही, आमचं महाविकास आघाडी म्हणूनच आम्ही सगळे लोक निर्णय घेऊ. त्यामुळे आजच चर्चा झाल्या. त्याच्यामुळे आम्ही तुम्हाला सांगतो की 1-2 दिवस लागेल याला. 1-2 दिवसामध्ये हा प्रश्न निकाली. एक मुंबईचा प्रश्न आहे की दक्षिण मध्य मुंबईत एकनाथ गायकवाड हे स्ट्रॉंग उमेदवार होते, पण लाटेमध्ये ते पडले, त्यानंतर 2019 ते पडले. आता त्यांच्याकडे जो शिवसेनेचा खासदार आहे तो शिंदे गटात आहे. तर ठाकरेंकडून अनेक देशांची ब्रँडिंग होत असताना तुम्ही वर्षा गायकवाड यांच्याही नावाची चर्चा आहे, तर ते वर्षा तुमच्याच वाटेला येणार आहे का? ते तुम्हाला तेच सांगत आहे की आत्ता काही जागांचा अदलाबदल होऊ शकतात. मित्रपक्षाच्या विचारामुळे काही बदलाव होतात ते तुम्हाला सांगत आहे. तर तुम्ही तिथंच तुमचं मर्फीच्या रेकॉर्डसारखं ते लटकताय रिंग, तर तुम्ही उत्तर काय देऊ? महाविकास आघाडीमध्ये तुम्ही तुमच्या जागांवर तुम्ही बलिदान करणार का? बलिदानाचं काम नाही. 48 जागा महाविकास आघाडी लढेल, कोणालाच बलिदान करायची गरज नाही. आम्ही पाठी आणि उठी असं नाही करणार आहोत. 48 जागा, कारण की भाजपला महाराष्ट्रातून परास्त करणं हाच आमच्या महाविकास आघाडीचा मुख्य प्लॅन आहे आणि त्याच पद्धतीची ही तयारी आम्ही करतो आहे. जो भी चर्चाएं हो रही है वहाँ देवेंद्र फडणवीस, चंद्रशेखर बावनकुळे, चंद्रकांत दादा पाटिल, बीजेपी की पूरी ताकत महाराष्ट्र में घूम रही है, कांग्रेस सिर्फ बातचीत में सुलझी हुई है. हमारा काम शुरू हो चुका. हाँ, तो ऐसे में ऐसे लगता है कि भाजपा को लड़ाई करने के लिए आप एक कदम पीछे आकर महाविकास आघाड़ी को देखो भाजपा की परिस्थितियाँ क्या हुई है महाराष्ट्र में, आप मेरे से ज़्यादा जानते हो, आप मीडिया के लोग हो और आपको सब पिक्चर क्लियर है. भाजपा डरी हुई है महाराष्ट्र में. गुजरात में जब चुनाव आप ले रहे हो तो एक ही फेज़ में ले रहे हो. महाराष्ट्र में 5 फेज में लेने की क्या जरूरत थी? उनकी सरकार है महाराष्ट्र में. क्या कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है? क्या आतंकवादी और नक्सलवादी है पूरे महाराष्ट्र में कि इनको सिक्योरिटी के हिसाब से उनको 5 फेज में इलेक्शन लाना पड़ा? गुजरात और महाराष्ट्र में इतना डिफरेंस क्या है कि तुम्हें 5 फेज में चुनाव लेनी पड़ी? इसका जवाब तो उनको बीजेपी को देना पड़ेगा. इतना लंबा समय महाराष्ट्र में ये चुनाव की प्रक्रिया करवाना, ये तो बीजेपी का डर है ये कि 5 फेज में इलेक्शन करके उनके नेताओं को ज़्यादा समय कैसा मिले और कोई भी हालत में झूठ मूठ बोलकर, झूठे सपने दिखाकर और जितना हमको कैसा है उसकी कोशिश, असफल कोशिश वो लोग कर रहे हैं और उनकी हार तय है. और इसलिए ये कोशिश कर रहे, करने दो. वो घूम रहे, क्यों घूम रहे? क्योंकि अब साड़ियाँ बाटी कंट्रोल के दुकान से, तो साड़ियाँ भी फटी बाटी. अब वो अपना जो फटापन है वो छुपाने के लिए घूम रहे. इनको तो लोग, अब प्रक्रिया शुरू हुई है, मैदान चालू होने दो. जब चुनाव आएगा तब लोग इनको, बीजेपी को कैसा जवाब देना है लोगों ने डिसाइड किया है. ये बलिदान का इशू नहीं है. आखिर हम तुमको बार बार ये कह रहे हैं कि ये बलिदान का कौन अपर हैंड ले रहा है, कौन छोटा हो रहा है, ये बात नहीं है. देश की संवैधानिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था का बीजेपी की वजह से खतरा पैदा हो चुका है. खतरा फायदा ही नहीं था, खतरा ही हो गया है. ऐसे समय में जिस कांग्रेस ने देश को आज़ादी दिलाई, उस कांग्रेस ने जिस आज़ादी के बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की अध्यक्षता में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचारधारा से जो संविधान इस देश में बनाया, उस संविधान, ये दुनिया का सबसे लोकतांत्रिक संविधान है और इस संविधान को बचाना ये कांग्रेस का दायित्व है. और कांग्रेस इसको पूरी कोशिश कर रही है. और इसलिए जितने भी जो दल है जो बीजेपी के विरोध में है, उनको एक साथ लाके ये महाराष्ट्र से बीजेपी को
सत्ता से बाहर कैसा निकालना, क्योंकि महाराष्ट्र ही एक है कि देश का एक परिवर्तन लाने की ताकत रखता है। ये छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है, शाहू फुले अम्बेडकर विचारधारा की भूमि है, इसलिए तो हमने कोल्हापुर में शाहू महाराज को खड़ा किया है। तो ये विचारधारा जो है, ये विचारधारा इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाने का काम करती है, और इसलिए हम लोगों की कोशिश है कि इसमें पूरी तरह कहीं पे भी कोई लैकुना न रहे, ये कोशिश हम लोग कर रहे हैं। तो इसमें बलिदान का शब्द नहीं आता। ये देश हमारा, उससे कोई फ़र्क नहीं है। ये कोई वो लोग भी अगर जगह ले रहे तो उनकी जहाँ अच्छी है तो वो लेंगे ना, जहाँ हम अच्छे हैं वहाँ हम लेंगे, मेरिट के आधार पर डिसीजन लेंगे। एक सवाल सर, बीजेपी की तरफ, बीजेपी जहाँ जहाँ हारने वाले पोजीशन में है वहाँ वो एडजस्टमेंट करने के लिए तैयार है, छोटे दलों को भी साथ लेकर कुर्बानी दे रही है। आप लोग जहाँ पर लड़के, परसेप्शन ऐसा हो रहा है कि उन्हें वो अल्टीमेट गोल देख रहे 400 पार का। अगर आप भी जो है बीजेपी को हराना है, तो जहाँ पर आप कन्विंस नहीं है कि जहाँ पे आप लोग है ना 2 बार चुनाव हार चुके, जैसे सेना बार बार दावा करती है, तो क्या आप बड़ा भाई होकर बड़ा दिल दिखाने के लिए कांग्रेस क्यों तैयार नहीं हो रही है? इस वजह से उनका कहना है कि सांगली की सीट पे 2 बार हार चुके हैं, भिवंडी की सीट हो चाहे यहाँ पर दक्षिण मध्य मुंबई की सीट हो, उनकी दलील है कि आप लोग बड़ा दिल दिखाइए, रियलिटी को समझिए और एडजस्ट करके आगे बढ़िए। अल्टीमेट गोल बीजेपी को हराना होना चाहिए, ना कि अपनी सीट को बनाकर रखना हो। शिवसेना आपके सामने क्या बोली मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे मीटिंग में जो डिस्कशन हुआ उस डिस्कशन का मैंने आपके सामने वक्तव्य रखा है। हम अलायंस को एक दोस्ती की तरह और पूरी मैत्री के साथ हम उसको निभाना चाहते हैं। पीछे कौन क्या बोल रहा है उसकी तरफ हमें कोई ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। हमारा स्पष्ट है, हमारी लाइन स्पष्ट है, और हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जब पूरे देश की पदयात्रा की, 10,000 किलोमीटर को उन लोगों ने जिस तरह से लोगों की भावना और जन भावनाओं को समझकर जो हम लोगों ने 5 गारंटीज, विशेष करके जो महिलाओं के लिए 5 गारंटी, युवाओं के लिए 5 गारंटीज, किसानों के लिए 5 गारंटी, कामगारों के लिए 5 गारंटी और युवाओं के लिए 5 गारंटी, ऐसे 25 गारंटी हमने दी है। वो राहुल गांधी जी को जो लोगों ने भावना रखी, उसी आधार पर जनमत को हमने उनको न्याय देने के लिए उस तरह का एक विश्वास जनता के बीच में हमने डाला है। अलायंस में ये सब चीज़ें चलते रहेंगी, लेकिन हमारा मंसूबा और हमारा मकसद एक ही है। ये देश जो बर्बादी की कगार पर बीजेपी ने खड़ा करने का काम किया है, उसको मुख्य धारा में लाना, ये हमारी कांग्रेस की कोशिश है। और इसलिए जो हमारे मीटिंग में जो डिस्कशन हुआ उसके बारे में हमने आपको बात रखी। पीछे में और कोई बात करता है तो उसका जवाब देने के लिए मेरे पास कोई असं हे आता महाराष्ट्रामध्ये ही परंपरा राहिलेली आहे। महाराष्ट्र के बाकी राज्याचं मी कुठल्या राज्याचं नाव घेऊन त्या राज्याला बदनामीच्या ह्याच्यात नाही आणणार, पण महाराष्ट्रात परंपरा राहिलेली आहे, मैत्रीपूर्ण संबंध ठेवायची परंपरा राहिलेली आहे। कोण कोणाच्या घरी गेला म्हणून त्याचा याच्यात प्रेशरमध्ये कोणी येतो असं कधी महाराष्ट्रामध्ये होत नाही। आज निवडणुकीचा काळ आहे, कोणी कोणाच्या घरी गेला म्हणजे त्याचा अर्थ की त्याला सपोर्ट करायला पवार साहेब गेले, नाही ऐका ना, भाग असो कोणी चालतं, ही परंपरा आहे। निवडणुकीच्या प्रक्रियेमध्ये लोक कोणाच्या, मी आता आमच्या कसब्याच्या निवडणुकीच्या प्रक्रियेमध्ये गिरीश बापटांकडे मी बसलो होतो, ते आमचे मित्र आहेत, होते, आता नाही आहेत ते, याचा अर्थ की चुकीचं झालं असं नाही ना, ही महाराष्ट्राची परंपरा आहे। तुम्ही काल किंवा आज चर्चा केलेली आहे का? कारण की आमच्याकडे जी माहिती येते की पुढच्या 2 दिवसांमध्ये राजू पारवे हे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या पक्षामध्ये प्रवेश करणार आहेत। विशेष करून देवेंद्र फडणवीस हे त्यांच्या पक्षप्रवेशासाठी आले आहेत। पाठीमागच्या 1 वर्षापासून देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्या मतदारसंघात जवळपास 200 कोटीहून अधिक स्वरूपाचा निधी दिलेला आहे। रामटेकमधून ते संभाव्य शिंदेच्या शिवसेनेचे उमेदवार असू शकतात। मला एक कळत नाही, महाराष्ट्रातल्याच आमदारांच्या मतदारसंघात पैसे दिले तर महाराष्ट्राच्या बाहेर तर नाही दिलेत ना। योगायोगानं फडणवीस हे नागपूरचे आहेत, स्वाभाविक आहे की नागपूरमध्ये 2 पैसे जास्त मिळावे असं कोणी, मी उद्या मंत्री झालो तर कोण पक्षाचा कोण आमदार आहे याचा थोडी विचार करणार, स्वाभाविक आपल्या जिल्ह्यावर प्रेम ठेवणार, म्हणून त्याला 2 कोटी रुपये दिले
त्याच्या मतदारसंघाच्या विकासामध्ये ते इकडे गेले, असं कसं म्हणता येईल? काही पण तुम्ही चर्चेला काही कारण नसतं आणि चर्चा उभी करायची. औरंगजेब का है जिसको लेकर अब बीजेपी उसे बड़ा मुद्दा बना रही है. इसके पहले राहुल गांधी ने एक हिंदुत्व शब्द का इस्तेमाल किया, कहा कि शक्ति से लड़ना है, और अब औरंगजेब का मुद्दा. इसको कैसे देखते हैं आप? एक चुनावी मुद्दा अब बीजेपी की तरफ से बनाया जा रहा है. मुझे बीजेपी के पास कोई मुद्दे ही नहीं. राहुल गांधी जी ने शक्ति का नाम लिया. शक्ति हिंदू में शक्ति को बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन दो शक्ति है, एक रावण की शक्ति है और एक भगवान श्री राम की शक्ति है. तो हम भगवान श्री राम की शक्ति के साथ हैं. अगर दूसरे लोगों को दूसरी शक्ति का यूज जो कर रहे हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे? उनको जवाब तो वही देंगे. अगर हिंदू की बात करते हो तो जहाँ महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, मणिपुर में महिलाओं के ऊपर उनके इज्जत लूटी जाती है, उनके निवस्त्र किया जाता है, उनको जलाया जाता है, तो ये कौन से हिंदू की परंपरा है? हम पूछना चाहते हैं उनको, बीजेपी को. ये बुरी शक्ति के साथ वो लोग हैं, वो बुरी शक्ति के विरोध में राहुल गांधी है, तो फिर गलत क्या बोला है? हम वो बुरी शक्ति के विरोध में हैं. हम जो भगवान श्री राम की जो शक्ति है उसके साथ हम लोग हैं. और औरंगजेब के मुद्दे पे क्या कहेंगे सर? औरंगजेब से तुलना की गई है संजय राउत द्वारा. प्रधानमंत्री की तुलना औरंगजेब से की गई है, आप मानते हैं कि समर्थन देते हैं आप, कि क्या कहेंगे आप? संजय राउत से पूछिए. सुबह 9 बजे बोल दिया, आप क्या कहेंगे? सुबह 9 बजे संजय राउत से पूछिए. में कांग्रेस पर किसी तरह का दबाव है, इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप लोग भले ही मैरिट और दोस्ती की बात कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ शिवसेना जो है वो अंदर खाने अपने कैंडिडेट्स को कह चुकी है तैयारी करने के लिए. हमने भी हमारे कैंडिडेट को बोल के रखा है, वहाँ पे उनका भी काम शुरू है. क्या आखिरी पार्टियों को हमेशा अपने अपने एरिया में, हर जिले में, हर ब्लॉक में पार्टियों के वर्कर को काम देना पड़ता है, सबको काम में लगाना पड़ता है. स्वाभाविक है उन लोगों ने भी रखा होगा, तो इसका मतलब नहीं कि जब तक अलायंस क्लियर नहीं होगा जब तक ये सब बातें आगे नहीं जाती. एंट्री जो है वो एनडीए में हो रही है. जिस प्रकार से उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की, आज दोबारा से ताजलैंड्स एंड में एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, राज ठाकरे की बैठक हुई. आपको लगता है जिस प्रकार के मुद्दे वो उठाते आए हैं पिछले इतिहास में उनके जो रहे हैं, उससे कांग्रेस पार्टी को फायदा होगा या भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा? आपको क्या लगता है? नहीं, हमारा एकदम मकसद है सर. हमने शुरुआत में ही कहा कि जब 5 फेज में महाराष्ट्र में जब चुनाव लगी तो बीजेपी डरी हुई है. जो कल तक इनके वीडियो लगा रहा था वो वीडियो लोगों के साथ ये लोग बैठ रहे हैं, तो हमें उनके अलायंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता. हमें कौन क्या अलायंस जोड़ना है, उनको क्या करना है, वो उनका व्यक्तिगत मामला है, उसके बारे में हम लोग आज बात नहीं करेंगे. लेकिन जब चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और जब इनका अलायंस जो आएगा तो वीडियो हम भी लगाएंगे ना. नाही झालं सांगितलं काय. सध्या शरद पवारांना सोडून वेगळी वाट झालेल्या अजित पवार यांच्या गटामध्ये सध्या नाराजी नाट्य बघायला मिळते. अजित पवार आणि सुनील तटकरे दोघंच निर्णय घेतात, त्यामुळे इतर नेते नाराज आहेत असं वाटत आहे. काय वाटतं येणाऱ्या निवडणुकीच्या तोंडावरती या सगळ्याचे काय परिणाम होतील? एक बघा, मी त्यांच्या घरात काय चाललं मी ते बघायचं काम मी करत नाही. मला कोणाच्या व्यक्तिगत याच्यात जायचं पण नाही. तुम्ही ज्यांच्या पक्षात काय चाललेलं आहे, गडबडीत चालले, त्यांना विचारा. आम्हाला काय माहिती त्यांच्याबद्दलचं. त्यांचा अगर सक्का मित्र बीजेपी झालेला आता, त्यांना विचारा. हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी. काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं.